नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा कंपनी का। 2-3 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं जो पिछले पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। तो मैं अभी आपको थ्योरेटिकल करा रही हूँ, बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी। तो थ्योरेटिकल के अंदर मैंने कल आपको 2013 का जो समझाया था कि ओपीसी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी कौन सी होती है, गारंटी वाली कौन सी होती है, जो गारंटीड लिमिटेड है, और सेक्शन कौन कौन से हैं, क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या कंडीशन है, उसी का ही कंटिन्यू पार्ट है। हम लोग अब शेयर्स के बारे में समझेंगे कि शेयर्स क्या आते हैं। देखिए आज मैं आपको क्या क्या कराने वाली हूँ, पहले आप वो देख लीजिए एक बार। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि आप जब वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखा हाँ जी मैडम ने ये वाला टॉपिक कराया, थोड़ा सा देखा, उसके बाद अपना पूरी वीडियो छोड़ दिया, ठीक है ये तो हमें आता है। देख लीजिए ये टॉपिक इसके अंदर होंगे और आपके लिए रेलिवेंट रहेंगे आपके एस्टेट के लिए। एस्टेट के लिए वैसे भी कोई भी अगर आप कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप केवीएस की, एनवीएस की, एस्टेट की, आरोही स्कूल की या पीजीटी के लिए, जो अब आपका स्क्रीनिंग का भी टेस्ट होगा आगे पीजीटी का, तो उसमें भी यही क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ध्यान से देखिएगा, पूरे टॉपिक को कवर कीजिए आप। देखिए आज मैं आपको करवाने वाली हूँ, एक तो शेयर कौन कौन से कंपनी रिलीज करती है, कौन कौन से इश्यू करती है, क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है, साथ में जो एथोराइज कैपिटल है वो कौन सी है, इश्यूड कौन सी है, सब्सक्राइब्ड कौन सी है, कॉल्ड अप कौन सी है, पेड अप कौन सी होती है, और दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जिसके अंदर हम लोग कंफ्यूज होते हैं और पेपर में आने के चांसेस होते हैं, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। इसके टाइप्स कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होती है, सब कुछ अच्छे से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए जो कंपनी है, कंपनी नेचुरल सी बात है, अगर मैं कंपनी शेयर वाली बात कर रही हूँ कि शेयर्स इश्यू होते हैं, तो बिना शेयर्स के इश्यू करे तो कंपनी इतना बड़ा बिजनेस सेटअप नहीं कर सकती है। शेयर इश्यू करेगी, लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी, तभी तो कंपनी अपने आगे बिजनेस को बढ़ा पाएगी। ये सब हम जानते हैं अच्छे से। अब वो जो शेयर है ना, वो देखिए आप कौन कौन से इसके अंदर पूछा क्या जा सकता है। आजकल क्या है कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और डीप में जाके, ये नहीं है कि सिंपल ये पूछ लिया गया कि भी हाँ जी शेयर कौन से टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस या इक्विटी। नहीं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत टाइम पहले आया करते थे, गया वो जमाना। देखिए ध्यान से, सेक्शन पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग शेयर इशू होते हैं। तो एक्ट कौन सा है जी हमारा, 2013 एक्ट हो गया हमारा 2013, और हमारा सेक्शन है 43 सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी दो टाइप से शेयर इशू करती है। एक तो है जी प्रेफरेंस शेयर और एक है इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स क्या क्या हैं, उसमें कुछ सेक्शन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जरा वो भी देख लेते हैं हम ध्यान से। देखिए कम्युलेटिव का मतलब क्या हो गया कि जो डिविडेंड है, नेचुरल सी बात है, प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर हो, पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो प्रेफरेंस कैसे हैं, और इक्विटी शेयर है तो इक्विटी कैसे हैं। फिर उसके बाद ही प्रेफरेंस शेयर की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं, वो देखेंगे। देखिए ना, अब मैं अगर आपको एक बात कहूं कि मैं जो प्रेफरेंस देती हूँ ना, मैं तो ये कहती हूँ कि हम लोग कॉमर्स के अंदर है ना, थ्योरेटिकल पार्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल में से कम आते हैं। तो मैंने प्रेफरेंस दे दी। प्रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि किसी को मैंने प्रेफर किया, किसी को मैंने कहा कि ये सबसे आगे है, मेरे लिए तो ये बढ़िया है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेफरेंस शेयर, यानी कि डिविडेंड किसको मिलेगा, पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, फिर कुछ बच जाएगा तो वो किसको मिलेगा जी, इक्विटी को। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले डिविडेंड लेने का राइट जोन से शेयर होल्डर को होता है। वो कौन से शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए। उसके बाद जो बच गए वो कौन से हो गए जी, हमारे इक्विटी शेयर। अच्छा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर के और भी कुछ पॉइंट्स हैं कि हाँ जी मीटिंग लेने का जो अधिकार है, जो बोर्ड मीटिंग वगैरह होती है, उसके अंदर भी प्रेफरेंस शेयर वालों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को ही प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ जी आप है ना हमारी बोर्ड मीटिंग के अंदर भी आ सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। तो क्या दो पॉइंट मेन क्या हो गए, किससे ये प्रेफरेंस बन गए, बोर्ड मीटिंग में इनको अधिकार होता है
किसके लिए? इंटरफेरेंस करने के लिए। और साथ में डिविडेंड का भी सबसे पहले अधिकार होता है। उसके बाद कुछ बचेगा तो किसको मिलेगा? इक्विटी को, अदरवाइज इक्विटी को नहीं मिलेगा। फिर एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, पहले नेट के एग्जाम में आया था, लेकिन नेट के और आईस्टेट में अब लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, तो बात को समझिए। क्वेश्चन आया आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से ही था कि इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, तो हम दोनों में से हमें महंगा कौन सा वाला पड़ता है? कि हमें इक्विटी शेयर अगर हम लोग इश्यू करते हैं और एक हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं, तो हमें कौन सा वाला महंगा पड़ता है? तो हमें महंगा वाला कौन सा पड़ता है? कॉस्ट किसकी ज्यादा पड़ती है? इक्विटी शेयर की। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जबकि डिविडेंड किसको मिलेगा? पहले प्रेफरेंस को, उसके बाद भी इक्विटी वालों को कैसे महंगा पड़ेगा? देखिए ना, अगर मान लीजिए कंपनी ने पहले डिसाइड कर लिया कि 10%, जैसे मान लो 10,000 कैपिटल है और 10% तो मिलेगा जो डिविडेंड प्रेफरेंस को, उसके बाद जितना भी बचेगा वो इक्विटी वालों को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। तो 10,000 की हमारी कैपिटल के ऊपर हमें 25% का डिविडेंड मिला, हमें प्रॉफिट हुआ, तो हम उसका डिविडेंड देंगे। तो 10% यानी कि क्या हुआ जी? 1,000 रुपीज तो हमने प्रेफरेंस वालों को दे दिए। अब कितने बच गए? अब 15% बच गया। 10,000 का 15% कितना हो गया? 1,500 रुपए। 1,500 रुपए डिविडेंड हमें किसको देना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। तो जितना भी बच गया, चाहे वो 15 हो, 20 हो, 50 हो, कितना भी डिविडेंड हो, सारा का सारा इक्विटी वाले ले गए। इसका मतलब क्या हो गया कि इक्विटी वाले, जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उनकी कॉस्ट कंपनी को हमेशा ही ज्यादा पड़ती है। बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि इक्विटी और प्रेफरेंस में से कॉस्ट किसकी ज्यादा होती है, कौन सा कंपनी को ज्यादा महंगा पड़ता है, कौन सा कंपनी को ज्यादा भारी पड़ता है, तो इक्विटी वाला। हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग गलती करते हैं प्रेफरेंस वालों को हम लोग है ना महंगा मानेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को तो डिविडेंड देना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस वालों को तो एक फिक्स रेट में डिविडेंड दे दिया, इनको तो फिक्स ही नहीं है, जो बच गया सारा इन्हीं का तो है ना। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलिए अब मैं आपको इसके पॉइंट्स बताती हूँ। प्रेफरेंस शेयर आपको समझ में आ गया है कि ये है क्या, किस चीज की प्रेफरेंस मिलती है? प्रेफरेंस किस चीज की? डिविडेंड की और पार्टिसिपेशन की। बोर्ड मीटिंग के अंदर जो इंटरफेरेंस होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर वाले ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, कम्युलेटिव का मतलब क्या हो गया कि जैसे वही 10,000 की कैपिटल है, 10,000 की, और 10% कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया कि 10% हम लोग क्या करेंगे, 2019 के अंदर डिविडेंड देंगे, यानी 1,000 रुपीज हम लोग देंगे। अब क्या हुआ, मान लो कोरोना वाली बातें लगा लेते हैं, कोरोना हो गया और किसी कारण से कंपनी क्या है अपने डिविडेंड नहीं दे पाई। 2020 आया तो क्या हुआ जी, अब फिर से 1,000 रुपए का डिविडेंड आ गया, अनाउंस हो गया। तो प्रेफरेंस वाले कहते हैं जी 1,000 रुपए नहीं लेंगे हम, जो पिछली बार आपने जो अनाउंस किया था ना 1,000 रुपए, वो कहाँ गए? आपने तो 1,000 रुपए में हमें नबेड़ दिया, नहीं हम नहीं लेंगे ये। तो कम्युलेटिव का मतलब क्या हो गया, पिछले वाले 1,000 प्लस में अब के 1,000 दोनों को मिला दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए लेंगे हम, तो यानी कि 10% पिछले और 10% अब के। तो ये होता है कम्युलेटिव, यानी कि ऐड हो जाना, पिछले वाले को ऐड कर देना। अब इसके अंदर क्या मेन पॉइंट है वो देखिए आप। मेन पॉइंट है सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या कहता है? सेक्शन 47 कहता है कि 2 साल 2 ईयर या उससे ज्यादा मोर तक के लिए क्या है, जो डिविडेंड है उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है, मतलब कि उसको जोड़ा जा सकता है, उसको एड ऑन किया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 47। क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग डिविडेंड को
कम्युलेटिव किया जा सकता है, तो वो आ गया जी सेक्शन 47। और होता क्या है वो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया कि किसी कारण से एनी रीजन अगर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस तो कर दिया, प्रॉफिट हुआ और उसने अनाउंस कर दिया, लेकिन नहीं दे पाई कंपनी, हो सकता है पर्टिकुलर फिक्स पीरियड में नहीं दे पाई, वो बाद में देने की सोच रही है, तो कोई बात नहीं, प्रेफरेंस वाले लेके रहेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो साथ साथ अपना लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए आगे है नॉन कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव का मतलब क्या हुआ, सेम वही सिचुएशन है, 2019 के अंदर 1000 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस हो गया, 2020 के अंदर फिक्स से हो गया और एनी हाउ किसी भी कारण से कंपनी इशू नहीं कर पाई डिविडेंड, तो वो खत्म हो जाएगा, अब 1000 ही रह जाएंगे, नॉन कम्युलेटिव। लेकिन जनरली जो प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं ना, उनका कम्युलेटिव ही होता है डिविडेंड, पिछला वाला वो लेके मानते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जब नॉन कम्युलेटिव डिविडेंड होता है। उसके बाद आ गया जी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या हो गया, पार्टिसिपेटिंग का मतलब समझने में शब्द देख के तो ऐसा लग रहा है कि हाँ जी जो बोर्ड मीटिंग है ना उसमें पार्टिसिपेट करते होंगे, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा पार्टिसिपेटिंग शेयर्स का मतलब क्या होता है कि अगर देखिए ना 10% डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 10% डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, कंपनी को प्रॉफिट हो गया 25% का डिविडेंड देने के लिए सोच रही है कंपनी, तो वही सेम एग्जांपल है 10,000 वाला ही, 1000 रुपए ले गए जी प्रेफरेंस वाले, 1000 रुपए ले गए इक्विटी वाले, 500 रुपए बच गए। अब ये 500 को लेने का अधिकार किसका है, पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर का। इक्विटी वाले ज्यादा नहीं लेंगे इस कंडीशन के अंदर, अगर पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर हैं प्रेफरेंस वाले, तो जो 500 रुपए है ना उनके ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार प्रेफरेंस शेयर वालों का होगा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ध्यान रखिएगा पार्टिसिपेटिंग का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बोर्ड मीटिंग के अंदर उन्हें पार्टिसिपेट करने का ज्यादा प्रेफरेंस मिली जाएगी कि हाँ जी तुम लोग है ना कंपनी की देख रेख भी करोगे, नहीं, डिविडेंड के अंदर उन्हें मेन पार्टिसिपेशन मिलेगा, उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। बात क्लियर है। फिर अगला पॉइंट आ गया नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है कि पार्टिसिपेटिंग का मतलब हुआ कि ये जो 500 रुपए है ना ये भी इक्विटी वाले ले जाएंगे, प्रेफरेंस वालों को कोई जगह नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जनरली नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ही होते हैं, लेकिन अगर कंपनी में पहले डिसाइड हो, प्री डिटरमाइन हो, डिटरमाइन यानी कि पहले अगर डिसाइड है, जैसे कई बार क्या होता है कि जब नई नई कंपनी बनती है ना तो कई कंपनी के जो मतलब डायरेक्टर्स होते हैं वो जोश जोश में ज्यादा शेयर लेने के लिए, ज्यादा कैपिटल लेने के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट कर देते हैं, हम ऐसे भी कर देंगे, हम प्रेफरेंस वालों को और ज्यादा भी दे देंगे, तो फिर वो फंस के खड़े हो जाते हैं उस टाइम में। तो अगर पहले डिसाइड कर रखा है, पहले डिटरमाइन कर रखा है कि हाँ जी हम तो देंगे तो देना पड़ेगा, तो क्या हो गया जी, ये हो गया जी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अगर नहीं है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। बात समझ में आई आपको यहां तक। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं इनमें, पार्टिसिपेटिंग कौन सा होता है, नॉन कौन सा होता है, उसके ऊपर इक्विटी वालों को कौन सा सस्ता पड़ेगा महंगा पड़ेगा, सब क्वेश्चन घूम फिर के ही आते हैं। चलिए फिर आ गया रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या हो गया कि अचानक से प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग जो कंपनी को महंगे लगने लग गए। अब कंपनी क्या कहती है कि क्यों ना ऐसा करें, जो मार्केट के अंदर जो शेयर होल्डर्स है ना प्रेफरेंस वाले, उनके शेयर हम लोग ले लें, उनको रिडीम कर दें। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, हो सकता है रिडीम किए जा सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन है। तो रिडीमेबल जो शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें तो रिडीम किया जा सकता है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन है, और नॉन रिडीमेबल में नहीं किया जा सकता। तो क्या टर्म एंड कंडीशन है? सेक्शन 55
सेक्शन 55 क्या कहता है? सेक्शन 55 ये कहता है कि 20 साल तक 20 ईयर की अगर एक्सपायरी हो गई है, 20 ईयर की एक्सपायरी हो गई है तो रिडीम करे जा सकते हैं। एक कंपनी रिडीम कर सकती है प्रेफरेंस शेयर को, उससे पहले नहीं कर सकती। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 55। क्वेश्चन आ जाए कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग रिडीम किए जा सकते हैं? 55। कितने साल के बाद? 20 ईयर के बाद। ठीक है, फिर आगे जी हम लोग कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब क्या हुआ? देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वही 25% हमारा जो है जी डिविडेंड आ गया, 10% मिल गया प्रेफरेंस को, 10% मिल गया इक्विटी को, फिर 5% बच गया। इक्विटी वाले बोले ये 5 भी हम ही लेंगे, तो इनको मिल गया 15 और इनको मिला 5। हर बार ऐसा ही हुआ, ये तो फिक्स पे अटके रहे। फिक्स रेट मिलेगा इनको, इक्विटी वालों के लिए फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, जो बचेगा वो मिलेगा। तो बच ज्यादा रहा है। प्रेफरेंस वाले सोच रहे हैं कि भाई ये तो गलत बात हो गई, हम तो सोच रहे थे हमें तो फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इक्विटी वाले तो ज्यादा मलाई खा रहे हैं। अब क्या किया जाए? ज्यादा मलाई खा रहे हैं तो हम भी वही वाली मलाई खाएंगे, हम भी इक्विटी बनेंगे, तो हमें भी इक्विटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, हम तो वही बनेंगे। तो अगर वो इक्विटी वाले, जो प्रेफरेंस वाले इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके अंदर टर्म एंड कंडीशंस ऐसी हैं कंपनी की कि हाँ जी प्रेफरेंस वाले इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो हो गई जी कन्वर्टेबल, और अगर नहीं हो सकते तो नॉन कन्वर्टेबल। बात समझ में आई? क्योंकि अब मैंने आपको इसलिए ये एग्जांपल दिए कि प्रेफरेंस वाले क्यों चाहेंगे कि वो इक्विटी बने। वो इसलिए बनेंगे क्योंकि ये जो 15% उनको दिखाई दे रहा है, ये 10% तो मिलेगा, 5% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये कुछ पॉइंट्स थे। चलिए अब है जी इक्विटी वाले। मैंने आपको अभी बताया ही है, इक्विटी वाले क्या है, इनका जो रेट है डिविडेंड का फिक्स नहीं होता। डिविडेंड का रेट, डिविडेंड फिक्स नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। बाद में जो बचेगा वो सारा का सारा कौन ले लेगा? इक्विटी वाले ले लेंगे। हायर रेट होता है इनका, हायर रेट में पड़ते हैं ये, हमें हायर रेट में कॉस्टिंग पड़ती है इनकी। चलिए अब मैं आपको अथॉराइज्ड कैपिटल और उनके बारे में बताती हूँ। ये आपको समझ में आ गई होंगी कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। सारा रिवाइज कराऊंगी, टेंशन ना लेना। एक बार पूरी की पूरी वीडियो जितने भी हम टॉपिक करेंगे आज, वो पूरा का पूरा लास्ट में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। देखिए, कंपनी जब हमारी बनती है तो उस टाइम में हर कंपनी को अपने मेमोरेंडम के अंदर, मेमोरेंडम ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी जो है वो अपनी एथोराइज्ड कैपिटल को किसके अंदर मेंशन करती है कि हम लोग है ना कितनी कैपिटल एथोराइज करेंगे, मतलब कि अपने लाइफ टाइम में, जब तक हमारी कंपनी चलेगी, जिंदगी भर, लाइफ टाइम तक कितनी कैपिटल होगी, वो क्या हो गई जी? एथोराइज्ड कैपिटल। कहां पर मेंशन करना पड़ेगा? मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम के अंदर इसको मेंशन करना पड़ता है कि हम जो काम करने वाले हैं ना वो ये काम करेंगे, और साथ में हमारी एथोराइज्ड कैपिटल इतनी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। साथ में अब आ गया जी, अगर ये हो गया अथॉराइज्ड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल कौन सी होती है? फिर इशूड कैपिटल भी देख लेते हैं। इशूड कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि एथोराइज, एक बार क्वेश्चन एक आया हुआ था आपका कि क्या एथोराइज्ड कैपिटल, क्या इशूड कैपिटल एथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं समझाती हूँ कैसे। देखिएगा, पहले ये देख लेते हैं इशूड कैपिटल होती क्या है। इशूड कैपिटल वो होती है जो कि हम मार्केट के अंदर शेयर रिलीज करते हैं ना, हाँ जी, कि भी इतने शेयर मैं रिलीज कर रही हूँ और आपको उतने, मतलब कि
पूंजी मुझे चाहिए मार्केट के अंदर मैं जो इश्यू करूंगी शेयर कैपिटल जैसे, तो वो क्या हो जाएगा, इशूड कैपिटल हो जाएगी। अथॉराइज कैपिटल तो वो हो गई कि इससे ज्यादा हम नहीं इश्यू कर सकते, ये मैक्सिमम रहेगी लाइफ टाइम तक। तो इशूड कैपिटल उसका पार्ट हो सकता है। मान लीजिए अथॉराइज्ड कैपिटल कितनी हो गई, अथॉराइज्ड कैपिटल हो गई 10 करोड़ की, 10 करोड़ की। और अब इशूड कैपिटल कितनी है, एक साल में हमें लगा कि हमें तो 10 करोड़ रुपए तो बहुत रहेगा लाइफ टाइम तक। अब हमने 1 करोड़ की कैपिटल के लिए शेयर इशू करे, हमने शेयर मांगे, तो वो क्या हो गई जी हमारी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इशूड कैपिटल, इशूड। और ये किस में होती है, ये यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट होती है, यूनिट्स में, और पर यूनिट की कुछ वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए अब मैंने ये बोला कि 10 करोड़ की हमारी कैपिटल रहेगी और कितनी यूनिट रहेंगी, इसकी यूनिट रहेंगे जी 1 करोड़। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 रुपीज। 10 रुपीज की 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 रुपीज और टोटल एथोराइज कैपिटल हो गई हमारी 10 करोड़। अब हमने क्या किया, 1 करोड़ के शेयर इशू कर दिए, तो यूनिट हमारी क्या है 10 रुपीज की। इट मीन्स क्या हुआ, हमने कितने शेयर इशू करे, हमने 10 लाख, 10 लाख जो है जी 10 लाख हमने इशू कर दिए शेयर। तो ये जो 10 लाख शेयर हमने इशू करे हैं 10 रुपीज का 1 हो गया, तो 1 करोड़ रुपए की जो हमारी जो कैपिटल है वो कौन सी हो जाएगी, इशूड कैपिटल। यानी कि जितने के हम मार्केट के अंदर शेयर इशू करते हैं वो कौन सी कैपिटल हो गई, इशूड कैपिटल। अब आ गया जी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी होती है, फिर इशूड तो समझ में आ गई। अच्छा अब एक और क्वेश्चन कि क्या इशूड कैपिटल, क्या इशूड कैपिटल एथोराइज कैपिटल से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि एथोराइज कैपिटल लाइफ टाइम तक के लिए है, इससे ज्यादा तो कंपनी मांग ही नहीं सकती। तो अगर कंपनी मांग ही नहीं सकती तो इशू भी नहीं कर सकती, इशू नहीं कर सकती तो एथोराइज से ज्यादा कैसे हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इशूड कैपिटल कभी भी एथोराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। और हाँ, इशूड कैपिटल की वैल्यू और एथोराइज कैपिटल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, हाँ हो सकती है। चलिए अब एक और पॉइंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी होती है। एथोराइज कैपिटल को हम लोग हिंदी में अधिकृत पूंजी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, जारी की हुई पूंजी। ये हो गई जी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 10 लाख का, 10 लाख शेयर्स मैंने मार्केट के अंदर इशू कर दिए कि हाँ जी हमें ना 1 करोड़ की पूंजी चाहिए, 10 लाख के शेयर हैं, 10 रुपए पर यूनिट, 10 रुपए पर शेयर, यानी कि 1 करोड़ की पूंजी मैंने इशू करी। लेकिन लोग कहते हैं कि हम क्यों सारे के सारे शेयर लें, हो सकता है कि 10 लाख से कम हो जाए या हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है लोग सब्सक्राइब कर ले। लेकिन हम लोग उसको अगर मान लो 10 लाख हैं, 9 लाख के हमारे पास शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 9 लाख पर्सन्स ने कहा कि हम लोग शेयर लेंगे, तो 9 लाख को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 90 लाख आ जाएगा। 90 लाख रुपीस क्या हो जाएगी जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब आ गया कि अगर 90 लाख रुपीस हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है तो क्या इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं क्या कि फुली पेड, नॉट फुली पेड, क्या एक बार में मांग ली जाएगी, नहीं। अब आ गया कि सब्सक्राइब्ड तो है 90 लाख, लेकिन फुली पेड अभी नहीं है। हो सकता है हमने अभी तो सिर्फ है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज ही मांगे हैं,
₹3 मांगे हैं, तो इसका मतलब हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 लाख रुपीज की क्या हो गई जी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। ये आ गया। अब आ गया कि बाकी का जो बैलेंस बच गया 63 लाख रुपीज, वो क्या है, वो सब्सक्राइब तो है लेकिन फुल्ली पेड नहीं है। बाकी का जो बैलेंस बच गया वो कौन सी कैपिटल बची, वो बच गई जी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। ये कैपिटल का ही पार्ट मानी जाती है। बैलेंस शीट के अंदर हमें इसे अलग अलग डिटेल में लिखना पड़ता है। बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मैं आपको अच्छे से क्लियर बताऊंगी कि कौन से शेड्यूल में क्या क्या आता है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग है ना, जो एसेट है वो कहां पर आएगी, कितने नंबर पे आएगी, कौन सी एसेट कैपिटल वगैरह, वो सब हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में। चलिए, ये बात समझ में आई आपको कि एक हो गई सब्सक्राइब कैपिटल, 10 लाख शेयर हमने इश्यू करे थे, लेकिन अब 10 लाख हमने इश्यू करे, उसमें से 9 लाख लोगों ने सब्सक्राइब करा, तो 90 लाख रुपीज सब्सक्राइब कैपिटल आ गई। अब ₹3 की पेमेंट हमारे पास अभी आई है, तो सब्सक्राइब्ड है और फुल्ली पेड कितनी हो गई जी, 27 लाख। उसके बाद बाकी का जो बैलेंस बच गया लेस करने के बाद वो आ गया 63 लाख। वो कौन सी कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड है बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। अब आ गया जी कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी होती है, फिर देख लेते हैं उसको भी। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या आ गया, मांगी गई पूंजी। मांगी गई पूंजी, मांगी गई पूंजी का मतलब क्या हुआ कि कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि अभी ना हमें सिर्फ ₹6 से काम चल जाएगा, हम सिर्फ ₹6 मांगेंगे अभी, बाकी के पैसे अभी नहीं मांगने वाले, बाकी के ₹4 फिर मांगेंगे, ठीक है जी। ₹6 हमारे पास कितने थे जी, 9 लाख, तो 9 लाख पे हमने ₹6 मांग लिए, तो 54 लाख रुपीज की जो कैपिटल आ गई वो कौन सी कैपिटल होगी, कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कि कंपनी ने अब तक कितनी पैसे मांगे हैं शेयर होल्डर से, वो होती है कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन कॉल्ड अप कैपिटल क्या सभी के सभी शेयर होल्डर ने ₹6 दे दिए, नहीं, ऐसा तो हो सकता है कोई शेयर होल्डर बीच में गड़बड़ कर जाते हैं। तो पेड अप कैपिटल कौन सी होती है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो होती है जितने लोगों ने पेमेंट करी। मान लो मांगे तो ₹6 थे, लेकिन ₹5 लोगों ने अभी तक दिए हैं, तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, 45 लाख रुपीज कौन सी कैपिटल हो गई, पेड अप कैपिटल। ये कुछ पॉइंट है। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड। फिर आ गया कॉल्ड अप कैपिटल, जितनी कैपिटल मांगी गई है, जितनी पेमेंट करी है, वो है पेड अप कैपिटल। ये कुछ पॉइंट है। अब मैं आपको कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बारे में बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग रिजर्व कैपिटल कहा किसे जाता है। रिजर्व कैपिटल को समझिएगा ध्यान से कि 2 कंडीशंस होती हैं इसकी। एक तो कंडीशन ये है कि कंपनी कहती है कि जो मैंने जो ₹10 का जो शेयर था ना, ₹10 का, अब मैं उसकी नॉमिनल वैल्यू को बढ़ाना चाहती हूँ, मैं ₹11 करना चाहती हूँ। पॉसिबल है, नॉमिनल वैल्यू को ही बढ़ा दिया गया, लेकिन ₹10 मैंने अभी तक मांगे हैं, ₹1 मैंने मांगा नहीं है और मैं मांगूंगी भी नहीं। कंपनी कह रही है कि मैं ₹1 मांगूंगी नहीं, ₹11 मैंने कीमत कर दी है अब 10 वाले की। ₹1 कब मांगा जाएगा
किसी कारण से अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए, तो जो क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा ना, उस टाइम में वो 1 रुपया मैं लोगों से मांग सकती हूँ, शेयर होल्डर से। तो वो जो 1 रुपए का जो डिफरेंस आया ना, 1 रुपए का जो डिफरेंस है, मान लो 9 लाख थे, तो 9 लाख को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 ही आ गया, तो 9 लाख रुपीस क्या हो जाएगी जी, रिजर्व कैपिटल हो जाएगी। सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 65 कहता है ये कि अगर किसी कारण से कंपनी अपनी नॉमिनल वैल्यू को, शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू को बढ़ा देती है, लेकिन वो मंगवा नहीं सकती, मंगवाएगी कब, लास्ट में डिसाइड करेगी कि अगर कंपनी किसी कारण से वाइंड अप हो जाती है ना, तो 1-1 रुपए की लाइबिलिटी शेयर होल्डर के ऊपर और आ जाएगी। वो मांग सकती है किसके लिए, आने वाले क्रेडिटर अगर उसकी पेमेंट कंपनी नहीं कर पा रही तो वो मंगवा सकती है। वो क्या हो जाएगी जी, वो हो जाएगी रिजर्व कैपिटल। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है, 2 कंडीशन है, एक तो नॉमिनल वैल्यू बढ़ा दी, लेकिन एक कंडीशन और भी है, 10 रुपए का शेयर है, 100 शेयर होल्डर है, 10 रुपए का शेयर है, 100 शेयर होल्डर है जी। कंपनी ने 8 रुपए मांगे, 8 रुपए मांगे, यानी कि 800 रुपए मांग लिए। कंपनी ने डिसाइड किया, कंपनी ने कहा कि 8 रुपए से मेरा काम चल गया है, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 रुपए नहीं मांगने वाली, मैं 2 रुपए नहीं मांगूंगी। लेकिन क्या शेयर होल्डर कहता है कि हमारी छुट्टी, अब हम 8 रुपए देके फारिग हो गए क्या? तो वो क्या कहता है, वो कहते हैं नहीं, अगर किसी कारण से कंपनी के ऊपर कोई विपदा आ गई, कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी अगर वाइंड अप हो गई तो क्या होगा, अगर कंपनी वाइंड अप हो गई तो जो 2 रुपए है ना, ये मांग सकती है कंपनी। वो रिजर्व कैपिटल है, रिजर्व के लिए रखे हुए हैं कि अगर किसी कारण से कोई एडवर्स पोजीशन आ जाती है, कोई ऐसी कंडीशन आ गई, कंपनी अपनी पेमेंट नहीं कर पा रही अपने क्रेडिटर्स के लिए, तो कंपनी उसको मंगवा सकती है। तो ये होती है जो रिजर्व कैपिटल। 2 कंडीशन मैंने आपको बताई, या तो नॉमिनल वैल्यू को ही बढ़ा दिया जाए, 11 रुपए कीमत कर दी 10 की जगह, तो 1 रुपए वो हो गया जी रिजर्व कैपिटल। या फिर 8 रुपए मांगे, 2 रुपए कह रही है मैं तो मांगूंगी नहीं, मेरा तो काम चल रहा है, लेकिन मैं 2 रुपए मांग सकती हूँ। कब मांग सकती हूँ, जब मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे लग रहा है मैं तो मेरे क्रेडिटर की पेमेंट ही नहीं कर पा रही हूँ, तो वाइंडिंग अप की कंडीशन के अंदर मांगा जा सकता है, वो है जी रिजर्व कैपिटल। सेक्शन पूछा जा सकता है 65। अब आगे कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व होता है अगर हम किसी कारण से कोई भी कैपिटल गेन करते हैं, हमने मान लो कोई भी कंपनी की बिल्डिंग सेल कर दी, हमारा काम बिल्डिंग सेल करना नहीं है, लेकिन हमने सेल कर दी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर नॉर्मली कंपनी काम नहीं करती, लेकिन फिर भी कंपनी ने किया और उससे कंपनी को प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो गया, तो वो कौन सा प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन, कैपिटल इनकम। अब उस इनकम को कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसको ऐसी जगह यूज करेगी जो आने वाले भविष्य के अंदर उसको, उसी पैसे को किसी ऐसी जगह लगाएगी जो कौन सा होगा जी, कौन सा होगा वो, कि जो उसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी को पूरा कर सके। मान लो किसी और बिल्डिंग को लेने के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो उसी रिजर्व को यूज करेगी, तो वो क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। यानी कि ऐसी कमाई जो कि नॉर्मली नहीं होती, अगर कंपनी वो इस तरह का पैसा कमाती है, तो उसका हिस्सा वो क्या करेगी, उसी आइटम के लिए, कैपिटल गेन का जो पैसा है, कैपिटल आइटम को परचेज करने के लिए अगर अलग से रिजर्व रखती है, सिक्योर रखती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आई आपको।
1 करोड़ की बिल्डिंग सेल कर दी, इसको 1 करोड़ को यूज नहीं करेगी डिविडेंड बांटने के लिए, डिविडेंड नहीं बांटेगी इसका, इस 1 करोड़ को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा। ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के अंदर यूज किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, लाइबिलिटी में यूज किया जाएगा। ये हो गया जी कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल भी, रिजर्व कैपिटल क्या है, रिजर्व कैपिटल क्या है कि मांगी नहीं गई, मांगी जा सकती है, कैपिटल का ही हिस्सा है। और ये क्या है, पैसा पड़ा है कंपनी के पास, कंपनी के पास पैसा पड़ा है लेकिन उसको अभी यूज नहीं कर रही है, वो आने वाले किसी कैपिटल आइटम के ऊपर परचेज करने में उसको यूज करेगी। ये मेन पॉइंट थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले सेशन की तैयारी करेंगे। देखिए ध्यान से, कंपनी 2 टाइप से शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर 47 के अकॉर्डिंग 2 साल तक कम्युनिटिव क्या किया जा सकता है, डिविडेंड को रखा जा सकता है, नॉन कम्युनिटिव नहीं रखा जा सकता। पार्टिसिपेटिंग, अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है डिविडेंड देने के बाद इक्विटी को भी, तो शेयर होल्डर का, प्रेफरेंस वालों का अधिकार रहेगा। अगर ये पार्टिसिपेटिंग है तो नॉन में नहीं रहेगा। रिडीमेबल है सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग, अगर 20 साल हो जाते हैं एक्सपायरी को तो रिडीमेबल है। कन्वर्टेबल, इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन में नहीं हो सकते। फिर मैंने आपको अथवाइज बताया, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, ये कुछ पॉइंट समझाए थे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको एग्जाम पर्पज से आपको इसमें हेल्प मिली होगी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी हमें सबको हेल्प मिल रही है, अच्छी लग रही है वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेशन के साथ। इसी का ही कंटिन्यू पार्ट कराऊंगी मैं आपको कि कैसे कैसे शेयर इश्यू होते हैं और क्या क्या अमाउंट वगैरह है शेयर्स का। प्रोबाटा बेस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 2-4 हम लोग कर लेंगे। फॉरफिट कैसे होते हैं और कैसे हम लोग उसको देखते हैं। ध्यान से क्वेश्चन आपके काफी जो है इम्पोर्टेंट है, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, कंपनी वाले में से 2 या 3 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो टॉपिक को पूरा ध्यान से देखा करो साथ साथ आपके, ताकि जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।